हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्यूक रिवीजन मॉड्यूल 2026 में आप लोगों का स्वागत है, जो कि हम पॉलिटिका कर रहे थे। और अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन, जिसे ताज का शासन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनी का शासन जो है 1773 से 1858 तक चला, जब सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। उसके बाद फिर कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, और क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की उत्पत्ति का इतिहास देखें कि कौन कौन सा कानून आया, कौन कौन सा एक्ट लाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण क्रम विकास का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में पहले अंग्रेज भारत आया, जो कि एक कंपनी के रूप में बिजनेस करने के लिए। ठीक है, फिर वहीं 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया गया। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके बाद उसको अंग्रेज को दीवानी अधिकार भी मिल गया। ठीक है, फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1813 से लेके 1853 तक चार्टर एक्ट रहा। ठीक है, फिर 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद फिर कंपनी का शासन समाप्त हो गया, फिर क्राउन का शासन आ गया, ताज का शासन। ठीक है, फिर 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, फिर 1861 से 1909 तक भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम चलता रहा। फिर 1919 से 1935 तक भारत शासन अधिनियम आया। फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, यही पूरा जर्नी है भारत का। अगर हम देखें कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास की बात करें, तो पहला 1773 ईस्वी में क्या आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया है, जिसमें बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा था। ठीक है, और केंद्रीय प्रशासन आरंभ हो गया था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल कर लिया गया था। और 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन कर लिया गया था। किसके द्वारा? तो पोर्ट विलियम द्वारा। फिर वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, कौन सा? पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना है। ठीक है, अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, तो दोहरी शासन व्यवस्था आया था। दोहरी शासन व्यवस्था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते थे। ठीक है, और फिर कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाया गया। ठीक है, फिर 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। तो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में क्या था, व्यापारिक एकाधिकार कर लिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला जो है व्यापारिक एकाधिकार कर लिया, जैसे चाय अफीम को छोड़कर बाकी सब को अपने अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, और विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। वित्तीय व्यवस्था और भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख प्रति वर्ष 1 लाख वार्षिक का प्रावधान किया था। ठीक है, कब? 1813 के चार्टर एक्ट में। अगर 1833 का चार्टर एक्ट देखें,
तो केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया था और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम का एक अन्य नाम क्या है, तो सेंट हेलेना एक्ट भी। सेंट हेलेना एक्ट किसको, चार्टर एक्ट 1833 को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो विधायक शक्तियां थी वो वापस ले लिया। ठीक है, कौन ले लिया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के प्रस्ताव लागू करने का असफल प्रयास किया और भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया था। यही चाहता था, शिक्षा व्यवस्था का यही हेड था और चाहता था कि सारा कल्चर मेरे जैसा हो जाए, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था अपने जैसा बनाया है। ठीक है, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंस भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंस बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंस। ठीक है, अगर 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो है विधायी और प्रशासनिक शक्तियां अलग अलग किया गया, इसीलिए इसे भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। ठीक है, विधायिक शक्तियां जो है और प्रशासनिक शक्तियां जो है दोनों को अलग अलग किया था। अगर भारतीयों को प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी, इसमें नहीं दी, 1833 ईस्वी में नहीं, और इसमें फुल। फिर केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी थी। ठीक है, अगर क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन का अधिनियम संवैधानिक विकास को अगर देखें, यानी 1858 से 1947 की जर्नी कैसी रही, तो यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो भारत पर शासन के भार पर ब्रिटिश से हटाकर ब्रिटिश ताज को अधीन कर लिया गया। कंपनी अब शासन नहीं करेगी, कौन करेगी, तो ब्रिटिश लोग। ठीक है, वहाँ की सरकार है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का पद दिया गया। कब, 1858, जब सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद। अगर भारत के राज्य का सचिव जो है का पद का सृजन किया गया, सेक्रेटरी का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त करके दोहरी व्यवस्था का अंत किया गया था। ठीक है, कब, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बने। कौन, लॉर्ड कैनिंग। हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की अगर बात करें तो इसमें विधि निर्माण की प्रक्रिया का भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। फिर भी केंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया था। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत विधायी परिषदों का गठन किया गया। अगर 1892 का अधिनियम देखें, भारतीय परिषद अधिनियम, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया
और विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा करना। इसमें भारतीयों को भी थोड़ा बहुत शक्तियाँ मिली। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। कब? 1909 को इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया और मुस्लिमों के पृथक के निर्वाचक मंडल के प्रावधान किया था। इसी में फूट डालो और शासन करो की नीति को डेवलप किया था। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों के दायरे का विस्तार किया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि कार्यों को कार्यकारी परिषदियों को भारतीयों शामिल किया गया, जैसे ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी शामिल किया गया था ये सब मामले में। ठीक है। और वहीं 1919 में क्या हुआ था, चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया 1919 को। 1909 को मार्ले मिंटो और 1919 को चेम्सफोर्ड। इसमें क्या हुआ था, तो उत्तराधिकारी सरकार की शुरुआत हुई थी और प्रांतीय स्तरों पर डायरकी अर्थात द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। ठीक है। और आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन केंद्रीय स्तर में किया था। द्विसदनीय प्रणाली का आरंभ हुआ और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। सिख भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। ठीक है। वहीं अगर देखें तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान किया था और इसमें 3 अनुसूचियां संघीय, प्रांतीय और सीमा संवर्ती, जो कि अभी भी चलता है, संघ सूची, संवर्ती सूची और प्रांत सूची या राज्य। ठीक है। डायरकी व्यवस्था का समाप्त, इसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया और द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया और वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया और यहीं भारतीय रिजर्व बैंक को संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था और वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद भी समाप्त कर दिया था और संविधान सभा को संविधान के निर्माण और उसे अपनाने का अंगीकरण करने की शक्ति दी गई और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी। ठीक है। यही था ताज का शासन। ठीक है फ्रेंड्स। अगर संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान सभा के संबंधित महत्वपूर्ण क्रम विकास जो है, पहला जो है 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में क्या होता, पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव को शामिल किया गया था। फिर 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया था। फिर 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1940 ईस्वी की अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आया और भारतीय संविधान की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। फिर
1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में का सभा के गठन को मांग को स्वीकृति दी गई, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। फिर 1946 में मुस्लिम लीग जो असहमति के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन रूपरेखा प्रस्तुत की गई और नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसे एक मत से 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है। अगर उससे पहले की अगर देखें तो 1946 में 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उस संविधान सभा का पहली बैठक आयोजित की और आगे चलकर जो है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बन गया। ठीक है। और इसी में 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे ही उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से हम आज जानते हैं। ठीक है। 1947 में अगर देखें 1947 में तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। इससे संविधान सभा का निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें परिवर्तन पहला क्या था, तो संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया, जो कि संप्रभु मतलब खुद निर्णय ले सकता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, खुद के मामले में खुद निर्णय लेगा। ठीक है। इसे विधायी निकाय बना दिया गया तथा यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद। मुस्लिम लीग ने सदस्यों द्वारा संविधान सभा को छोड़ने के बाद इसकी सदस्य संख्या कम होकर 299 रह गया। ठीक है। वहीं अगर 26 नवंबर 1949 की बात करें तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया। इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका और साथ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल किए गए और 22 भाग थे। ठीक है। और वहीं 26 जनवरी 1950 को देखें तो इस तारीख को भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख घोषित हुआ। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता और संप्रभु भारत का, शांति और लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया, अल्पसंख्यक आदिवासियों तथा वंचित वर्गों के रक्षोपाय किए गए और यह संविधान के आधार उद्देशिका का आधार बना। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्याय में अगर देखें तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों न्याय दिए गए और सभी शक्तियों का स्रोत जनता में निहित कर दिया गया। यही ऑब्जेक्टिव रेवल्यूशन है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। अगर संविधान सभा की संरचना की बात करें तब पहले था कुल संख्या 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। ठीक है। आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित जो थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के राजाओं और राजा प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश प्रांतीय
के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुना गया था। और अन्य संबंधित तथ्य जो अगर देखें तो इसमें भारत के सभी सामाजिक वर्गों जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा आंग्ल भारतीय ये सब थे। और महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्रमुख या बड़ी समितियां की बात करें तो ये है 8 समितियां थी। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एडवाइजरी या परामर्श समिति के सरदार पटेल ही, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, रिटायरिंग या संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर लघु या छोटी समितियों की बात करें तो कुल 15 थे, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। कौन? तो वित्त या स्टाफ समिति और दूसरा भाषाई प्रांतों के संबंधित समिति, ठीक है। अगर प्रारूप समिति में अगर उन अन्य सदस्यों की बात करें तो कौन कौन थे? तो NG अय्यर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सडुल्ला, N माधवराव, BL मत्रा, स्थान पर TT कृष्णमचारी, ठीक है। एडवाइजरी या परामर्श समितियां कितनी थी? तो वो 5 समितियां थी। कौन? तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपालनी, अल्पसंख्यक मामले के लिए HC मुखर्जी। और अगर देखें आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्रों में संबंधित उप समिति के अध्यक्ष तो JD बारडोलोई, ठीक है। और आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्र जैसे असम को छोड़कर अगर देखा जाए तो इससे इस उप समिति के अध्यक्ष थे तो AB ठाकुर। उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातियों से संबंधित उप समिति भी थी। अगर संविधान सभा की आलोचना की जाए तो आलोचना में क्या कहते हैं? प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं थी, अंग्रेज लोग कहते हैं, ठीक है। आरंभ में संप्रभुता संस्था नहीं थी। संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा। कांग्रेस का प्रभुत्व, राजनीतिज्ञों और वकीलों का अधिक प्रभाव, हिंदू समुदाय का वर्चस्व, जो कि ये सभी आलोचनाएं गलत हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना है कि अंग्रेज ऐसा बोलते हैं। प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं थी, कैसे नहीं थी? सभी लोग थे। और आरंभ में संप्रभु नहीं था, आरंभ में भी संप्रभु था। सभी निर्णय अपने देश में ही लिया जाता था। और संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा। ये अधिक समय इसलिए लगा कि यहाँ की विभिन्न जाति, भाषा और लोग के रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, जिसके कारण से सभी को देखना है। और कांग्रेस का प्रभुत्व तो उस समय यही पार्टी थी। और राजनीतिज्ञों और वकीलों का अधिक प्रभाव था। तो राजनीतिक और वकील सभी नहीं थे, ठीक है। हिंदू समुदाय और वर्चस्व ये भी नहीं थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में कल हम उद्देशिका को करेंगे और उद्देशिका को महत्वपूर्ण शब्द को भी देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अगर इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, ठीक है।